तो अगर आप लोग हैरान हो रहे हो कि हमने इतने सस्ते में फ़्लाइट कैसे बुक करी, काफ़ी सारे बार्स और कैफ़ेज़ हैं, क्लब्स हैं। तो आई होप आप लोगों को वियतनाम की हमारी ये सीरीज़ अच्छी लगी होगी। और अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए हो तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं वियतनाम की आइटनरी, बजट और वीज़ा का प्रोसेस। तो पहले स्टार्ट करते हैं आइटनरी के साथ। तो अगर आप वियतनाम जाने का प्लान कर रहे हो तो एटलीस्ट 7 डेज टू 10 डेज तो आपको वहाँ पे स्पेंड करने ही चाहिए, क्योंकि वियतनाम में घूमने के लिए बहुत कुछ है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दनांग की आइटनरी के साथ। दनांग में स्टे करने के लिए आपके पास एटलीस्ट 3 to 4 डेज होने चाहिए। हमने दनांग में 4 दिन स्टे किया था, बट आई थिंक 3 डेज में भी आप आराम से कवर कर सकते हो। दनांग में स्टे करने के लिए जो बेस्ट एरिया है वो है माइके बीच का एरिया, बिकॉज वहाँ पे काफी सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं। प्लस दनांग के जितने भी मेन टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वो भी माइके बीच वाले एरिया में ही है। और यहाँ पे आपको बजट से लेकर लग्जरी होटल्स भी मिल जाते हैं। दनांग में डे 1 आपको स्टार्ट करना है मार्बल माउंटेन्स के साथ। मार्बल माउंटेन्स बेसिकली एक 4 to 5 माउंटेन्स का एक ग्रुप है। तो वहाँ पे जाने के लिए आप ट्रैक भी कर सकते हो या एलिवेटर के थ्रू भी जा सकते हो। एलिवेटर के लिए आपको टिकट देनी पड़ती है। और वहाँ पे काफ़ी सारी केव्स हैं, तो उन केव्स में बहुत सारे टेम्पल्स हैं, स्टैचूज हैं, तो आप उन्हें एक्सप्लोर कर सकते हो। काफ़ी अच्छी जगह है, व्यू भी बहुत अच्छा आता है वहाँ से दनांग सिटी का। तो मार्बल माउंटेन्स में आप जा सकते हो। और उसके बाद आप जा सकते हो सोनत्रा पेनिनसुला। और वहाँ से भी दनांग सिटी का बहुत अच्छा व्यू आता है। एंड वहाँ पे एक लेडी बुद्धा का टेम्पल भी है, जहाँ पे एक बहुत बड़ा लेडी बुद्धा का स्टैचू है, काफ़ी सुंदर लगता है। तो अगर आपको मार्बल माउंटेन्स और सोनत्रा पेनिनसुला को और अच्छे से एक्सप्लोर करना है तो आप हमारी दनांग की जो वीडियो है जिसमें हमने इन दोनों जगहों को कवर किया, आप वो दे सकते हो। उस वीडियो को मैं आई बटन में लगा दूंगी। उसके बाद डे 2 में आपको चले जाना है बाना हिल्स। बाना हिल्स बहुत ही फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है दनांग का। और अगर आप दनांग आ रहे हो तो बाना हिल्स तो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। तो अगर आपको बाना हिल्स का जो हमने टूर पैकेज लिया था और वहाँ पे क्या क्या है देखने को, वो सब जाना है, तो आप हमारी बाना हिल्स की वीडियो देख सकते हो, वो आपको आई बटन में मिल जाएगी। बाना हिल्स का जो टूर है ना वो बेसिकली एक फुल डे टूर होता है। तो आप सुबह 7 बजे आप जाओगे अपने होटल से एंड शाम को आते आते 7-8 बज जाते हैं आराम से। एंड वहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारी जगह है, जैसे वहाँ पे एक तो गोल्डन ब्रिज है जो सबसे फेमस ब्रिज है। एंड बाना हिल्स की जो केबल कार है वो भी बहुत ज़्यादा फेमस है, वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट और हाईएस्ट केबल कार में आती है आई थिंक वो, मतलब उसे कई सारे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिल चुके हैं, तो बहुत अच्छी केबल कार है। एंड वहाँ पे फ्रेंच विलेज भी है, जहाँ पे फ्रेंच आर्किटेक्चर से इंस्पायर्ड कई सारी बिल्डिंग्स हैं, और एक ऑथेंटिक बिल्डिंग भी है जो फ्रेंच ने ही बिल्ड की थी जब वो लोग दनांग पे रूल करते थे उस टाइम पे। और वहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है एल्पाइन कोस्टर, जिसमें एक छोटा सा कोस्टर होता है, उसमें आपको बिठा देते हैं और आपको फिर खुद ही उसे सेल्फ ड्राइव करना होता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, तो उसे भी आप बिल्कुल मत मिस करना। तो डे 2 तो आपका पूरा बाना हिल्स में ही स्पेंड हो जाएगा। और फिर डे 3 में आप अपना डे स्टार्ट कर सकते हो बैंकॉक पीक के साथ। सोनत्रा पेनिनसुला के पास में ही ये काफ़ी अच्छा व्यू पॉइंट है, जहाँ से दनांग सिटी का और सी का बहुत अच्छा व्यू आता है। एंड उसके बाद आप जा सकते हो हाईवान पास। हाईवान पास बेसिकली एक माउंटेन पास है, तो यहाँ पे भी बहुत अच्छा व्यू आता है। एंड प्लस जो रास्ता है ना हाईवान पास तक जाने के लिए वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सीनिक रास्ता है, तो हाईवान पास आप जा सकते हो। एंड उसके बाद आप इवनिंग में जा सकते हो माइके बीच, क्योंकि माइके बीच पे जो सनसेट है वो काफ़ी सुंदर लगता है। एंड यहाँ पे कई सारे बीच रेस्टोरेंट्स एंड बीच क्लब भी हैं, आप वहाँ पे एंजॉय कर सकते हो। उसके बाद डे 3 में ही आप होयान सिटी भी जा सकते हो नाइट में। वहाँ पे काफ़ी अच्छी नाइट मार्केट होती है, बहुत सुंदर लगता है रात में होयान, बिकॉज वहाँ पे बहुत सारे लैम्प्स वो लोग जला देते हैं। और एक बीच में रिवर भी है होयान सिटी में, जहाँ पे बोटिंग भी होती है, आप वो बोटिंग भी कर सकते हो। एंड वहाँ पे ना बहुत सारे एस्थेटिक कैफेज और पब्स भी हैं, आप उन्हें भी एक्सप्लोर कर सकते हो और वियतनाम का लोकल फूड एक्सप्लोर कर सकते हो। वियतनाम की कॉफ़ी बहुत ज़्यादा फेमस है, तो होयान में और दनांग में बहुत सारे स्पॉट्स पे आपको यहाँ की ऑथेंटिक वियतनामीज लाटे कॉफ़ी एंड कोकोनट कॉफ़ी मिल जाती है, तो आप वो भी एक्सप्लोर कर सकते हो चाहो तो। तो डे 3 में रात को आपको होयान के साथ एंड करना है। उसके अलावा होयान में आपके पास स्टे का ऑप्शन भी होता है, तो अगर आप चाहो तो 1 से 2 दिन होयान में भी स्टे कर सकते हो। बट मैं तो ये रिकमेंड करूंगी कि आप दनांग में स्टे करो, बिकॉज ज़्यादातर जितने भी अच्छे टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं वो दनांग में ही हैं। तो अब बात करते हैं होचिमिन सिटी की आइटनरी की। होचिमिन सिटी में आप आराम से 2 डेज स्पेंड कर सकते हो और 2 डेज में आप इनफ एक्सप्लोर कर सकते हो। डे 1 में सबसे पहले आप जा सकते हो वॉर रेमिनेंट्स म्यूजियम में। ये होचिमिन सिटी का काफ़ी फेमस और मेन म्यूजियम है। वियतनाम की बेसिकली बहुत बड़ी हिस्ट्री है वॉर की, और होचिमिन सिटी में इस म्यूजियम में आपको वॉर रिलेटेड काफ़ी चीज़ें पता चलेंगी। तो अगर आप हिस्ट्री में इंटरेस्टेड हो, म्यूजियम्स में इंटरेस्टेड हो, तो आप इस म्यूजियम को ज़रूर विजिट करना। और फिर उसके बाद आप जा सकते हो बेंथान मार्केट। बेंथान मार्केट बहुत ही फेमस मार्केट है वियतनाम की, और होचिमिन सिटी की इस मार्केट में आपको सब कुछ मिल जाता है, मतलब यू नेम इट एंड यू गेट इट। बेसिकली आपको क्लोथ से लेकर बैग्स, शूज़, वॉचेस, क्रॉकरी आइटम्स, सोवेनियर्स और एक्सेसरीज, जो भी चीज़ आप कहो आपको वहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है। एंड वहाँ के लिए मैं आपको एक ही टिप दूंगी कि वहाँ पे कैश चलता है, कार्ड अगर आप लेकर जाते हो तो आपको 3 to 4% एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते हैं, तो अपने पास इनफ कैश रखना अगर आपको शॉपिंग करनी है तो
अदरवाइज आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे। एंड जैसे दिल्ली में फर मार्केट्स होती है ना, तो उसी का एक अपग्रेडेड वर्जन है बेसिकली मार्केट, और सब कुछ आपको मिल जाता है। तो अगर आपको शॉपिंग पसंद है तो ये मार्केट आपके लिए एकदम पैराडाइज है, तो इस मार्केट को बिल्कुल भी मिस मत करना। और फिर नाइट में आप नाइट लाइफ एक्सप्लोर करने जा सकते हो बुइवियान स्ट्रीट पे। बेसिकली ये एक 850 मीटर लॉन्ग वॉकिंग स्ट्रीट है, और यहाँ पे काफी सारे बार्स और कैफेज हैं, क्लब्स हैं। तो अगर आपको नाइट लाइफ में इंटरेस्ट है तो आप इस स्ट्रीट पे जा सकते हो। हम लोग फुकेट गए थे तो वहाँ पे भी एक वॉकिंग स्ट्रीट थी, पटोंग बीच पे हम वहाँ गए थे। तो मुझे बुइवियान स्ट्रीट फुकेट की वॉकिंग स्ट्रीट से अगर मैं कंपेयर करूँ तो उतनी पसंद नहीं आई, बट फिर भी नाइट लाइफ के लिए वहाँ पे बस यही है, और तो कुछ खास है नहीं हो चिमिन सिटी में, तो आप जा सकते हो। एंड अगर आपको हमारी फुकेट वाली वीडियो देखनी है तो वो वीडियो भी मैं आई बटन में लगा दूंगी। उसके बाद डे 2 में आपको सबसे पहले जाना है कूची टनल्स के टूर के लिए। इस टूर में आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो आप मॉर्निंग वाला ले सकते हो या आफ्टरनून वाला, बट मैं सजेस्ट करूंगी कि आप मॉर्निंग वाला टूर लो, क्योंकि ये हाफ डे टूर है। तो अगर आप मॉर्निंग में जाते हो तो दोपहर को 2 या 3 बजे तक आप वापस भी आ जाओगे होटल, और फिर आपके पास इनफ टाइम बचेगा बाकी की चीजें एक्सप्लोर करने के लिए सिटी में। तो कूची टनल्स जो है वो बेसिकली वियतनाम की जो वॉर हुई थी अमेरिका के साथ, उस टाइम पे वियतनामीज लोगों ने बनाई थी। बेसिकली जो जगह है यहाँ पे बहुत सारी नैरो टनल्स हैं, तो वियतनामीज लोग जो होते हैं वो थोड़े पतले होते हैं और हाइट में भी छोटे होते हैं, तो उनके लिए ये टनल्स परफेक्ट स्पॉट थी छुपने के लिए और अमेरिकन को वॉर में हराने के लिए। एंड सरप्राइजिंगली उन्होंने अमेरिका को वॉर में हराया भी था। तो कूची टनल्स की काफी बड़ी हिस्ट्री है, तो अगर आप होचिमिन सिटी जा रहे हो तो ये टनल्स को बिल्कुल ही मत मिस करना। और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो एक मेकोंग डेल्टा का भी टूर होता है, वो भी आप कर सकते हो। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप कूची टनल्स और मेकोंग डेल्टा को सेपरेटली कर सकते हो, बट उसके लिए फिर आपको 2 अलग अलग दिन पे करना पड़ेगा। बट आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि आप फुल डे टूर ले सकते हो, जिसमें कूची टनल्स और मेकोंग डेल्टा दोनों ही इंक्लूडेड होते हैं, बट फिर वो फुल डे का टूर होता है, तो आप इवनिंग तक ही फ्री हो गए। हमने मेकोंग डेल्टा का टूर नहीं किया था बिकॉज हमारे पास 2 ही दिन थे, तो हम इतना इंटरेस्टेड नहीं थे, हमने सिर्फ कूची टनल्स वाला ही टूर लिया था। तो अगर आप दोनों कर रहे हो तो फिर आपका पूरा डे 2 इसी में चला जाएगा और आपकी होचिमिन सिटी की आइटनरी खत्म। बट अगर आप मेकोंग डेल्टा का टूर नहीं कर रहे हो तो आप नाइट में दोबारा से जा सकते हो बेंथान मार्केट, बिकॉज बेंथान मार्केट एक ऐसी जगह है कि वहाँ पे एक दिन में तो आपकी शॉपिंग खत्म नहीं होगी, आपको एटलीस्ट 2 दिन तो वहाँ पे जाना ही पड़ेगा। होचिमिन सिटी में स्टे करने के लिए जो परफेक्ट एरिया है वो है डिस्ट्रिक्ट 1 का एरिया, बिकॉज इस एरिया में कई सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं। होचिमिन सिटी की जितने भी टॉप अट्रैक्शंस हैं वो इस एरिया से काफी पास में है। एंड यहाँ पे आपको बजट से लेके लग्जरी हर तरह के होटल्स मिल जाते हैं। तो अगर आप होचिमिन सिटी आ रहे हो तो अपना होटल डिस्ट्रिक्ट 1 में ही देखना। अब बात कर लेते हैं हनोई की आइटनरी की। हनोई की आइटनरी को मैंने सबसे लास्ट में इसलिए रखा क्योंकि हम लोग हनोई सिर्फ एक दिन के लिए गए थे, और हमारा ऑल्दो इनिशियली कोई भी प्लान नहीं था हनोई जाने का, बट वो एक दिन भी हम इसीलिए गए क्योंकि हमारी फ्लाइट मिस हो गई थी। तो अगर आपको जानना है कि हमारे साथ क्या मिस एडवेंचर हुआ था तो जो वीडियो है वो मैं आई बटन में लगा दूंगी, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो हमारी हनोई की वीडियो। हनोई अगर आप जा रहे हो तो वहाँ पे भी आपको एटलीस्ट 2 से 3 दिन रुकना चाहिए, बट अभी जो मैं आइटनरी बता रही हूँ वो 2 डेज के हिसाब से बता रही हूँ। डे 1 में आपको जाना है हनोई की ट्रेन स्ट्रीट में, जो कि ओल्ड क्वार्टर्स में पड़ती है। तो पहले आप ओल्ड क्वार्टर्स जा सकते हो, वहाँ पे कई सारे लोकल कैफेज हैं, इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, आप उन्हें एक्सप्लोर कर सकते हो। और उसके बाद आप जा सकते हो ट्रेन स्ट्रीट, जो कि बेसिकली एक बहुत नैरो सी स्ट्रीट है जिसमें से ट्रेन पास करती है। और उस स्ट्रीट के दोनों साइड्स पे बहुत सारे कैफेज और रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे आप वियतनाम की फेमस वियतनामीज कॉफी ट्राई कर सकते हो। और यहाँ पे जो ट्रेन आते हैं ना उसके कुछ स्पेसिफिक टाइमिंग्स होते हैं, तो अगर आपको ये सब इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारी हनोई की वीडियो जरूर चेकआउट करना, उसे मैं आई बटन में लगा दूंगी। उसके बाद आप डे 1 में ही हनोई में एक फेमस लेक है, होन कियाम लेक ऐसे कुछ उसका नाम है, तो उस लेक को आप एक्सप्लोर कर सकते हो। वहाँ पे एक वाटर पपेट शो भी होता है, आप वो एक्सप्लोर कर सकते हो चाहो तो। और फिर डे 2 में आपको चले जाना है हलोंग बे, जो कि वियतनाम का सबसे फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है। हम लोग तो हलोंग बे नहीं जा पाए थे बिकॉज जैसे मैंने बताया ही था हमारी फ्लाइट का कुछ इशू हो गया था, मिस हो गई थी फ्लाइट, तो हमारा हनोई का कोई प्लान नहीं था, हम बस एक दिन के लिए हनोई गए थे, तो हलोंग बे कवर नहीं हो पाया। बट अगर आप हनोई जाते हो तो हलोंग बे को तो बिल्कुल भी मत मिस करना। और हलोंग बे का जो टूर होता है ना वो फुल डे का भी टूर होता है, और दूसरा ऑप्शन ये है कि वहाँ पे कई सारे क्रूज हैं, तो आप क्रूज में भी स्टे कर सकते हो। अगर आप क्रूज में स्टे करने का प्लान करो तो आपको एक दिन और अपनी आइटनरी में ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज एटलीस्ट 1 डे तो आप क्रूज में स्टे करोगे। बट अगर आप स्टे करने का प्लान नहीं कर रहे हो क्रूज में तो आप डे 2 ले सकते हो हलोंग बे का। वहाँ पे केव्स हैं तो आपको केव्स भी वो एक्सप्लोर करवाते हैं, एंड वहाँ पे और भी कई सारी एक्टिविटीज होती हैं, तो आप वो सब कर सकते हो। हनोई में स्टे करने के लिए जो सबसे बेस्ट एरिया है वो है ओल्ड क्वार्टर का एरिया, बिकॉज इस एरिया में आपको हर तरह के होटल्स मिल जाएंगे, यहाँ पे कई सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स भी हैं, और हनोई के जितने भी टॉप अट्रैक्शंस हैं वो भी इसी एरिया से पास में है। तो अगर आप हनोई जाते हो तो ओल्ड क्वार्टर में ही अपना होटल देखना। तो अब बात करते हैं वियतनाम के वीजा प्रोसेस की, जो कि काफी सिंपल प्रोसेस है। और वियतनाम के लिए आपको बेसिकली एक ई वीजा रिक्वायर्ड होता है, और ई वीजा के लिए जो वेबसाइट है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो अगर आप अप्लाई करने का प्लान कर रहे हो तो उस लिंक से अप्लाई कर सकते हो। वियतनाम के वीजा के लिए जो आपको फीस देनी पड़ती है वो है 25 USD फॉर अ सिंगल एंट्री वीजा फॉर 1 पर्सन, और अगर आप मल्टीपल एंट्री वीजा चाहते हो तो उसके लिए 50 USD आपको देना पड़ता है।
तो मल्टीपल एंट्री वीज़ा अगर आप लेते हो तो आपको 2 इयर्स का मिलता है। सिंगल एंट्री आप लेते हो तो आपको उसमें अपनी डेट्स डालनी होती हैं और जो भी आप डेट्स डालोगे उस अकॉर्डिंग आपको वीज़ा मिल जाएगा। और मेरे हिसाब से आपको ये वीज़ा एटलीस्ट अपनी ट्रिप से 1 मंथ पहले अप्लाई कर लेना चाहिए, बिकॉज ऑल्दो ये वीज़ा 5 से 6 दिन में आ जाता है, बट टेक्निकल प्रोसेस है, कुछ भी टेक्निकल ग्लिच आ सकता है, इशू आ सकता है। तो इट्स रिकमेंडेड कि आप एटलीस्ट 1 मंथ पहले वीज़ा अप्लाई कर लो ताकि एंड मोमेंट पे कोई भी इश्यूज ना आए। तो बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं वीज़ा अप्लाई करने के लिए। जैसे आपको अपनी पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो है वो अपलोड करनी होती है। उसकी जो डायमेंशंस होते हैं काफ़ी स्पेसिफिक होते हैं, तो वो सब डिटेल्स आपको वीज़ा वाली जो वेबसाइट है उस पर मिल जाती है। उसके बाद आपको अपने पासपोर्ट का फ्रंट पेज, बैक पेज, ये सब अपलोड करना होता है। उसके भी डायमेंशंस वगैरह की डिटेल्स आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। एंड फिर आपको कुछ सिंपल डिटेल्स जैसे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जैसे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब चीज़ें देनी होती हैं। एंड उसके अलावा आप अपनी ट्रिप में कहाँ पे स्टे करने वाले हो, आपका पर्पस ऑफ एंट्री क्या है, ये सब देना होता है। तो पर्पस ऑफ एंट्री में तो आप टूरिज्म ऑब्वियसली सेलेक्ट कर सकते हो क्योंकि आप टूरिस्ट वीज़ा पे ही जा रहे हो। एंड एड्रेस में आप कोई भी रैंडम एड्रेस दे सकते हो। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि आपको उसी होटल का एड्रेस देना है जिसमें आप स्टे करने वाले हो, क्योंकि कई बार होता है कि जब हम लोग वीज़ा अप्लाई करते हैं उस टाइम पे हमने होटल बुक नहीं किया होता, तो आप कोई भी रैंडम एड्रेस दे दो। और ये सब डिटेल्स आप जब फिलअप कर दोगे और फीस पे कर दोगे तो 3 to 5 वर्किंग डेज में आपको इजीली अपना वीज़ा मिल जाता है। तो अब बात कर लेते हैं वियतनाम के इस ट्रिप के बजट की। हम लोग वियतनाम जब गए थे तो हमने वहाँ पे 8 डेज स्पेंड किए थे, तो मैं आपको 8 डेज के हिसाब से बजट बता रही हूँ। बट अगर आप कुछ दिन एक्स्ट्रा जा रहे हो या कुछ दिन कम जा रहे हो तो आप उस हिसाब से प्लस माइनस करके अपना बजट डिसाइड कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ फ्लाइट की कॉस्ट के बारे में। तो इंडिया की जितनी मेजर सिटीज़ हैं सबसे आपको फ्लाइट मिल जाती है वियतनाम के लिए, और डायरेक्ट फ्लाइट्स इजीली मिल जाती हैं। और फ्लाइट अगर आप सबसे चीप लेना चाहोगे तो एयर एशिया या वियतजेट की आपको मिल जाती है, बट इनमें बैगेजेस इंक्लूड नहीं होते, तो आपको बैगेज अलग से इंक्लूड करना पड़ेगा। हमने जो फ्लाइट के लिए पे किया था वो तो 30,000 रुपीज़, और इस 30,000 में 2 लोगों की राउंड ट्रिप इंक्लूडेड थी, प्लस बैगेज भी इंक्लूडेड था। तो अगर आप लोग हैरान हो रहे हो कि हमने इतने सस्ते में फ़्लाइट कैसे बुक करी, तो आप हमें रीच आउट कर सकते हो नीचे दी गई ईमेल आईडी पे। हम आपको हेल्प कर सकते हैं चीप फ्लाइट टिकट्स बुक करने में, और आप हमें रीच आउट करके जो आपको टिकट का प्राइस दिख रहा है वो बता सकते हो, और अगर पॉसिबिलिटी होगी कि हम उसको और सस्ते में आपके लिए बुक करवा सकते हैं तो हम आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। नेक्स्ट जो आपका खर्चा आने वाला है वो है वीज़ा का। तो वीज़ा का जैसे मैंने आपको बताया फिक्स प्राइस होता है 25 USD पर पर्सन, और इसमें आपको सिंगल एंट्री वीज़ा मिल जाता है आपकी ट्रैवल ड्यूरेशन के लिए। तो 25 USD मतलब होगा समवेयर अराउंड 2100 रुपीज़। तो 4200 रुपीज़ आप 2 लोगों के लगा लो वीज़ा के आपके लगेंगे। उसके बाद बात करते हैं होटल की, जो कि वन ऑफ द मेजर एक्सपेंस है। तो होटल आपको वियतनाम में हर तरह के मिल जाते हैं, मतलब अगर आप बजट ट्रैवलर हो तो आपको बजट में भी होटल मिल जाएगा, अगर आपको थोड़ा एक्सपेंसिव होटल्स में रुकना है तो वो भी मिल जाएगा। तो हमने टोटल जो होटल पे स्पेंड किया था वो समवेयर अराउंड 20,000 था। मैं एक राउंड फिगर आपको बता रही हूँ। हम जिन होटल्स में रुके थे वो सारे अच्छे होटल्स थे, और वहाँ पे अच्छे अच्छे होटल्स भी आपको 2 से 3 हज़ार में पर नाइट में मिल जाते हैं। नेक्स्ट एक्सपेंडिचर है फूड का। तो फूड में हमने वियतनाम में ऑलमोस्ट 20,000 ही स्पेंड किए थे अपने पूरी ट्रिप में 2 लोगों के लिए। और अगर आप वियतनाम जा रहे हो तो वहाँ पे फूड तो काफ़ी चीप आपको मिल जाता है। अगर आप वहाँ का लोकल फूड ट्राई करोगे, इंडियन फूड भी ट्राई करोगे तो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता। एक दिन में आपका अराउंड 2 to 3,000 तो फूड पे स्पेंड होगा ही, क्योंकि मैं एज्यूम करूँ कि ब्रेकफास्ट तो आपका होटल में इंक्लूडेड होगा, और रिकमेंडेड भी है कि आप होटल में ही ब्रेकफास्ट इंक्लूड करा लो। एंड उसके बाद लंच एंड डिनर आप बाहर करोगे तो 2 से 3 हज़ार तो आपका खर्चा आएगा फूड पे पर डे का। तो हमारा अप्रॉक्सीमेटली 20,000 तक स्पेंड हुआ था फूड पे। अब बात करते हैं वियतनाम के टूरिस्ट स्पॉट्स की। तो अगर आप वियतनाम जाओगे और दनांग जाओगे तो वहाँ पे बाना हिल्स जाना तो मैंडेटरी है। तो बाना हिल्स की जो टिकट है आपको 4600 रुपीज़ पर पर्सन में मिल जाती है, जिसमें आपका लंच इंक्लूडेड होता है और होटल से पिक एंड ड्रॉप भी इंक्लूडेड होता है। तो बाना हिल्स की टूर में जो हमारे स्पेंड हुए थे वो थे 9200। तो 9200 आप वो ऐड कर लो। उसके बाद अगर आप कूची टनल्स जाते हो होचिमिन सिटी में, तो कूची टनल्स का टूर तो काफ़ी चीप होता है। 1300 से 1400 में आपको हाफ डे टूर मिल जाता है कूची टनल्स का। तो 2800 अप्रॉक्सीमेटली हमने कूची टनल्स के टूर में स्पेंड किए थे। बट अगर आप हलोंग बे जाओगे, वहाँ पे क्रूज में स्टे करोगे या नहीं भी स्टे करोगे, बट हलोंग बे का फुल डे टूर करोगे, या फिर होचिमिन सिटी में आप मेकोंग डेल्टा को भी इंक्लूड करोगे, तो उस सब का कॉस्ट आपको ऐड ऑन करना पड़ेगा। तो आइडिया लेने के लिए आप क्लूब या गेट योर गाइड से चेक कर सकते हो कि कितना प्राइस है। हम लोग वहाँ पे गए नहीं थे इसलिए मैं आपको प्राइस नहीं बता पाऊंगी। उसके बाद बात आती है शॉपिंग की। तो शॉपिंग पे भी हमने आराम से अप्रॉक्सीमेटली 20,000 स्पेंड कर दिए थे, क्योंकि शॉपिंग करने के लिए वियतनाम में बहुत सारी जगह है। जैसे होयान में नाइट मार्केट थी, वहाँ पे बहुत सारी शॉप्स थी जहाँ पे आपको अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे क्लोथ्स मिल जाते हैं, बैग्स मिल जाते हैं, सोविनियर्स मिल जाते हैं। और बेंथान मार्केट तो जैसे मैंने आपको बताया होचिमिन सिटी में है, और शॉपर्स का पैराडाइज है, तो वहाँ पे भी बहुत आप शॉपिंग कर सकते हो। तो शॉपिंग की जो कॉस्ट है वो आप अलग से अपने बजट में इंक्लूड कर लेना। हमने अप्रॉक्सीमेटली 20,000 की शॉपिंग कर ली थी वियतनाम में, तो ये हमारा शॉपिंग का कॉस्ट है। तो वियतनाम में एक सिटी से दूसरी सिटी में जाने के लिए भी आपको फ़्लाइट लेनी पड़ती है।
जैसे कि अगर आप हनोई में लैंड कर रहे हो इंडिया से, तो हनोई से अगर आपको दनांग जाना है तो उसके लिए आपको फ्लाइट लेनी पड़ेगी, और फिर दनांग से होचिमिन सिटी जाना है तो अगेन आपको फ्लाइट लेनी पड़ेगी। ऑल दो ट्रेन या बसेस का ऑप्शन है, बट मैंने चेक किया था जब हमने अपना ट्रिप प्लान किया था कि ट्रेन से 12 घंटे या उससे ऊपर भी लग जाते हैं, और बस से भी 12 से 18 घंटे लगते हैं। तो वर्थ इट नहीं, क्योंकि आपका आधे से ज़्यादा दिन तो उसी में चला जाएगा। तो फ्लाइट एक एक घंटे की होती है, आप फ्लाइट ले सकते हो। जैसे हनोई से अगर आप दनांग जा रहे हो तो आपको 3000 से 4000 में फ्लाइट मिल जाती है पर पर्सन। और उसके बाद अगर आप दनांग से होचिमिन सिटी जाओगे तो 2 से 3 हज़ार में आपको फ्लाइट मिल जाती है पर पर्सन, बट इसमें बैगेज इंक्लूडेड नहीं होता, तो बैगेज भी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। बट अगर मैं आपको अपना एक्सपेंडिचर बताऊं तो हम लोग हनोई से दनांग गए थे और फिर दनांग से होचिमिन सिटी गए थे, और जो इंटरनल फ्लाइट्स थी वो वीएजेट की थी, तो हमने बैगेजेस इंक्लूडेड नहीं थे, तो हमने अपना बैग भी इंक्लूड कराया था। तो हमारा 2 लोगों का अप्रोक्सीमेटली 15,000 स्पेंड हो गया था इन इंटरनल फ्लाइट्स पे, तो इसको भी आप अपने बजट में ऐड ऑन कर लेना। उसके अलावा आप वियतनाम जाओगे तो वहाँ पे हो सकता है आपको स्कूटी हायर करनी पड़े, जैसे हनोई में आपको स्कूटी मिल जाती है रेंटल के लिए, दनांग में भी मिल जाती है, होचिमिन सिटी में भी मिलती है, बट वहाँ पे थोड़ा लाइसेंस का इशू रहता है। वहाँ पे इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट होना मैंडेटरी होता है, अगर आपके पास वो नहीं है तो चलान होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो स्कूटी तो आपको पूरे वियतनाम में 500 से 600 में पर डे मिल जाती है, जैसे दनांग में तो मैं 500 में मिल गई थी। हनोई में हमने पता किया था, ऑल्दो में लेनी नहीं थी क्योंकि हमारे पास एक ही दिन था, तो 600 में थी, और होचिमिन सिटी में भी आई थिंक 600 में थी। तो स्कूटी क्योंकि हमने तो सिर्फ दनांग में ली थी, तो हमारे स्कूटी पे अप्रॉक्सीमेटली 2000 स्पेंड हुए थे, क्योंकि हमने 4 से 5 दिन के लिए ली थी। तो स्कूटी का ये एक्सपेंडिचर हो गया, प्लस अगर आप स्कूटी लोगे तो ऑब्वियसली उसमें पेट्रोल भी डलवाओगे, तो वो एक्सपेंडिचर, और थोड़े बहुत मिसलेनियस खर्चे भी हो जाते हैं, जैसे कि सोवेनियर्स ले लेना, या फिर हो सकता है आप नाइट लाइफ एंजॉय करने कहीं पे जाओ तो वहाँ पे आपको थोड़ा स्पेंड हो जाए। या फिर अगर आप होयान सिटी जाते हो, नाइट मार्केट में जाते हो, तो वहाँ पे बोटिंग होती है, 500 रुपीज़ पर पर्सन लगता है उस बोटिंग के। तो अगर आप वो करते हो तो ये सब मिसलेनियस खर्चे भी आप ऐड ऑन कर लो, तो मिसलेनियस खर्चे आपके मिला के आप मान लो 10 से 12 हज़ार के मिसलेनियस खर्चे हो गए 2 लोगों के लिए। तो टोटल बजट जो इस ट्रिप का आपका बैठ जाएगा 8 डेज के लिए, वो है 1,30,000। और हमने तो इतने बजट में ट्रिप कंप्लीट कर दी, बट अगर आपको इससे भी कम में ट्रिप करना है तो आप वो भी इजीली कर सकते हो, जैसे कि आपने होटल के एक्सपेंस पे कट डाउन कर सकते हो। वियतनाम में आपको डिसेंट होटल्स मिल जाते हैं कम रेट्स में, तो आप थोड़े सस्ते होटल्स में स्टे कर सकते हो अगर चाहो तो। अगर आप सोलो ट्रिप कर रहे हो तो आप हॉस्टल्स में स्टे कर सकते हो, तो आपका होटल का बजट और भी ज़्यादा कट डाउन हो जाएगा। फूड के बजट में भी आप कट डाउन कर सकते हो, बिकॉज यहाँ का जो लोकल फूड है वो काफ़ी चीप होता है। तो अगर आप इंडियन फूड ट्राई करोगे तो ऑब्वियसली आपका ज़्यादा खर्चा होगा, लोकल फूड अगर आप ट्राई करोगे तो आपका ज़्यादा स्पेंड नहीं होगा फूड पे, तो आप फूड में कट डाउन कर सकते हो। प्लस हमने शॉपिंग भी काफ़ी ज़्यादा करी थी, तो आप शॉपिंग नहीं करना चाहते आप उस पर भी कट डाउन कर सकते हो। अगर आप 7 kgs ऑफ बैगेज मैनेज कर सकते हो, जो कि कई लोग करते भी हैं जो बैक पैकर्स होते हैं, तो आपका बैगेज का भी कॉस्ट जो है वो कट डाउन हो जाती है। क्योंकि वियतजेट की जो फ्लाइट्स होती हैं वो ऑल दो काफ़ी चीप होती हैं, बट उसमें ना बैगेज इंक्लूडेड नहीं होता। हमने तो बैगेज इंक्लूड किया था, बट अगर आप मैनेज कर सकते हो 7 kgs ऑफ हैंड बैगेज में, तो आपका बैगेज का भी सीधा सीधा काफ़ी अमाउंट कट डाउन हो सकता है। तो अगर आप कम में करना चाहते हो इस ट्रिप को कंप्लीट, तो आप आराम से 90,000 टू 1 लाख में भी इस ट्रिप को कंप्लीट कर सकते हो 2 लोगों के लिए। तो आई होप आप लोगों को वियतनाम की हमारी सीरीज पसंद आई होगी। अब जो नेक्स्ट सीरीज आने वाली है वो है मसूरी की। गर्मियों का टाइम है तो ऑब्वियसली आप सबका मन कर रहा होगा पहाड़ों पे जाने का, और गर्मी की छुट्टियां भी आने वाली हैं तो पहाड़ों पर तो सब लोग जाते ही हैं, तो इसलिए मसूरी की सीरीज को बिल्कुल भी मिस मत करना। और उसके बाद सिंगापुर की सीरीज भी आएगी, यूरोप की भी आएगी, और बहुत जगह हमने ट्रैवल किया है इस साल में, तो काफ़ी सारी सीरीज आने वाली है, इसलिए चैनल पे बने रहना। और उसके अलावा अगर आपको कोई भी ट्रैवल टिप्स चाहिए या चीप टिकट्स बुक करने में हेल्प चाहिए तो भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, नीचे हम अपनी ईमेल आईडी दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना।